पे। हेलो प्यारा दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। आ जाओ भाई, एक और क्लास साझेदारी का भाई लगभग लास्ट क्लास होने वाला है। आज हम शुरू करने वाले हैं अवकाश और इसका विघटन। पार्टनरशिप का इंट्रोडक्शन और एडमिशन का बखूबी तरीके से देखा गया। उसमें हम लोगों ने एक एक टॉपिक, एक एक कंसेप्ट को अच्छे तरीके से देखा और जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है हमने क्वेश्चन को भी सॉल्व किया। सेम अवकाश का भी होगा और विघटन का भी होगा। पहले कंसेप्ट देखेंगे, इसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। साझेदारी में अवकाश क्या होता है, कोई साझेदार अवकाश क्यों लेता है, रीजन क्या हो सकता है। जब एक साझेदारी फर्म में एक साझेदार के द्वारा किसी पर्सनल इशू के कारण या फिर वो बीमारी की अवस्था में हो या फिर वो वृद्धावस्था में चला गया हो या फिर किसी साझेदार से उसका मतभेद हो गया हो, तो वो उस फर्म में रहना नहीं चाहता हो, तो वो आसानी से सब साझेदारों की सहमति से क्या करता है, फर्म से विदा ले लेता है। उसे क्या बोलते हैं, अवकाश बोलते हैं। यदि कोई ऐच्छिक साझेदारी फर्म है तो वहाँ से सभी साझेदारों को एक सूचना देकर भी एक साझेदार वहाँ से जा सकता है, ठीक है। तो अवकाश यही है कि भाई एक साझेदार के द्वारा फर्म को छोड़कर जाया जाता है, उसे अवकाश बोलते हैं। सेम समस्या यहाँ पर भी उत्पन्न हो जाएगी। कैसे, जैसे एडमिशन के समय एक पार्टनर जब एडमिट हुआ तो उस कंडीशन में कुछ समस्याएं उत्पन्न हुई। हाँ, समस्याएं उत्पन्न हुई। वहाँ पर हम लोगों ने लाभ हानि का वैल्यूएशन, नया लाभ हानि निकाला। इसके बाद वहाँ सैक्रिफाइस रेशियो निकाला। फिर इसके बाद वहाँ पर गुडविल का वैल्यूएशन किया गया, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी किया गया, कैपिटल का एडजस्टमेंट किया गया। सारे प्रॉब्लम यहाँ पर भी क्रिएट होने वाले हैं। एडमिशन के दौरान भी सेम प्रॉब्लम यहाँ पर भी क्रिएट होने वाले हैं। बस यहाँ पर नया रेशियो निकलेगा, सैक्रिफाइस रेशियो नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लाभ प्राप्ति अनुपात निकलेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, गेनिंग रेशियो कहते हैं, ठीक है। तो आप देखिएगा अवकाश क्या होता है। साझेदारी अधिनियम, साझेदारी अधिनियम, कौन सा भाई अधिनियम, 1932 की धारा 32 में कहा गया है। क्या कहा गया है, कोई भी साझेदार, क्या कहा गया भाई, आ जाओ देख लेते हैं। 32 कहता है कि कोई भी साझेदार सभी साझेदारों की सहमति से, पहला कंडीशन। दूसरा, आवश्यक सूचना देकर, यदि कोई ऐच्छिक फर्म है वहां से सूचना देकर अपने आप को फर्म से अलग कर सकता है। क्या कर सकता है, अपने आप को फर्म से अलग कर सकता है। मेन बात है कि यहां पर सभी साझेदारों की सहमति होनी चाहिए। क्लियर, सभी साझेदारों की यहां पर सहमति होनी चाहिए। ठीक है, तो पहला कंडीशन देखो, कोई भी साझेदार स्पष्ट समझौते के द्वारा, किसे, समझौते के द्वारा फर्म से जा सकता है। पहला हो गया। दूसरा, यदि कोई ऐच्छिक साझेदारी है, यदि कोई ऐच्छिक साझेदारी है, ऐच्छिक साझेदारी का मतलब जब मन हो क्या कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए। ऐच्छिक साझेदारी में सूचना देकर फर्म से जा सकता है, फर्म से जा
सकता है। तीसरा पॉइंट क्या है मेरे भाई? तीसरा पॉइंट कह रहा है कि यहां पर देखो समझौता हुआ। तीसरा पॉइंट, सभी साझेदारों की सहमति से जा सकता है। तो ये 3 कंडीशन कहां बताए गए हैं? सेक्शन 32 में बताए गए हैं। और अधिनियम कौन सा? पार्टनरशिप एक्ट 1932 में बताया गया। पहला, स्पष्ट समझौते के द्वारा। दूसरा, यदि कोई ऐच्छिक साझेदारी फर्म है तो वहां पर एक सूचना देकर वो आराम से जा सकता है, कोई डाउट नहीं। फिर इसके बाद कह रहा है सभी साझेदारों की सहमति से कोई साझेदार फर्म से जा सकता है। तो अवकाश समझ में आया? आ जाओ। अवकाश के बाद एक पॉइंट और बचता है भाई यहाँ पर कि अवकाश क्यों लेगा कोई साझेदार? अवकाश क्यों लेगा कोई साझेदार? पहला पॉइंट देखो, क्या कोई भी साझेदार अवकाश क्यों ग्रहण करेगा? सबसे पहले क्या हो सकता है? बीमारी के कारण, है ना भाई? बीमारी उसको ऐसी लग गई हो कि वो काम करने में असमर्थ हो, तो वो फर्म को छोड़कर जा सकता है। दूसरा कारण हो सकता है वृद्धावस्था भाई, वृद्धावस्था, है ना? तीसरा कारण हो सकता है साझेदारों में मतभेद। भाई अगर आपका किसी से झगड़ा हो जाएगा तो आप वहां रहना पसंद नहीं करेंगे। सेम कंडीशन है कि साझेदारी फर्म में साझेदारों के बीच मतभेद हो गया है, आपस में झगड़ा हो गया है, तो वो भी वहां रहना पसंद नहीं करेंगे। तो वहां से भी इस कंडीशन में भी वो जा सकता है। आ जाओ, चौथा देख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कह रहा है कि अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से भाई जो पार्टनरशिप फर्म में वो अभी फिलहाल काम कर रहा है, उसको इसके अलावा कोई और जगह दिख रहा है कि इससे अधिक हम वहां पर लाभ कमा सकते हैं, इससे अधिक हम वहां पर लाभ कमा सकते हैं, तो वो फर्म को छोड़ देगा। फर्म को छोड़ने के लिए इस कंडीशन में भी तैयार हो सकता है। क्लियर? बीमारी के कारण, वृद्धावस्था के कारण, साझेदारों में मतभेद के कारण, अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से वो फर्म को छोड़ सकता है। तो ये क्या है? मेजर प्रॉब्लम है कि अवकाश ग्रहण का किसी साझेदार का। ये क्या है? किसी साझेदार का। ठीक है, ओके। आ जाओ, इंपॉर्टेंट टॉपिक अब शुरू हो रहा भाई। ये तो बेसिक था। अब जो समस्याएं उत्पन्न होगी, क्या क्या समस्याएं होंगी, वो देखते हैं कौन कौन सी समस्याएं हैं। पहला समस्या क्या है? न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा। दूसरा समस्या इसी में निकलेगा कि अब निकलेगा गेनिंग रेशियो, जिसे लाभ प्राप्ति अनुपात कहते हैं। वहां पर सेक्रीफाइस रेशियो निकलता था, यहाँ पे निकलेगा गेनिंग रेशियो। ध्यान रखना, क्वेश्चन बन सकता है कि सेक्रीफाइस रेशियो किस कंडीशन में बनता है और गेनिंग रेशियो किस कंडीशन में बनता है। गेनिंग रेशियो अवकाश पर और सेक्रीफाइस एडमिशन पर। क्लियर? दूसरा देख लो। दूसरा मेरे भाई निकल के आएगा सेम, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की भी समस्या होगी। नए तरीके से गुडविल को फिर से वैल्यूड करना पड़ेगा, तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल फिर से करना पड़ेगा अवकाश में भी। दूसरा देख लो। तीसरा क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पर? इसको रीवैल्यूएशन ऑफ कौन कौन सा संपत्तियों का रिवैल्यूएशन करना है, एंड
लायबिलिटीज का भी रीवैल्यूएशन करना है। एक समस्या यहां पर भी निकल के आएगी। ठीक है, अगला देखते क्या निकल के आएगी। और समस्या निकल के आएगी मेरे भाई, समस्या निकल के आएगी जो रिटर्न ऑफ करना पड़ेगा किसको, पहले देख लो, रिटर्न ऑफ करना किसको किसको, रिटर्न ऑफ मतलब अपलेखन करना है। किसको अपलेखन करना है मेरे भाई, अपलेखन करना है फिक्टिशियस एसेट को। जो बैलेंस शीट में फिक्टिशियस एसेट दिखाए गए होते हैं, क्या होते हैं, जैसे अस्थगित विज्ञापन या फिर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, फिक्टिशियस एसेट कहलाते हैं। उसको भी खत्म करना पड़ेगा। अभी मैं खत्म करने का तरीका बताता हूँ कैसे इसको खत्म किया जाएगा। ये हो गया। और क्या प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम आएगी मेरे भाई JLP। क्या होता सर, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। ये आपको दोबारा से इसको रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा। क्या करना होगा, इसमें JLP की कंडीशन में जो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी होता है उसको सरेंडर करना होता है। सरेंडर का मतलब पॉलिसी को तोड़वाना होता है। उस सरेंडर वैल्यू जो रिसीव होगा उसी को PSR रेशियो में ऑल पार्टनर में बांट कर दिखाया जाएगा, वो भी कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। अभी बताऊंगा कैसे। ठीक है, छठवां देख लो, जो जर्नल रिजर्व होंगे, जर्नल रिजर्व्स होंगे, और क्या होगा, रिजर्व होंगे, और क्या होगा, अनडिवाइडेड आपके कुछ PLs होंगे, उनको भी खत्म करना होता है। कब, रिटायरमेंट के समय। क्लियर। देखो इतनी सारी समस्याएं आपको करना, मतलब समस्या ये है ना कि आपको इसको फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूं, देखो हम लोगों ने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कर लिया है, करने की जरूरत नहीं है। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट भी हमने कर लिया है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसका अभी ओवर भी बता दूंगा। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट का मतलब जो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है ना भाई, PL अकाउंट, डेबिट में किया जाता है, क्रेडिट में, यही ये कह रहा है। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा ओवर भी करूंगा। न्यू रेशियो हम लोगों ने निकालना सीखा है, बस हमको क्या सीखना है, गेनी रेशियो निकालना अभी सीखना है। अच्छा, ये हो जाएगा अभी। रिटर्न ऑफ फिक्टिशियस एसेट, अभी मैं इसको आपको सिखाऊंगा क्या करना है। बाकी JLP में कुछ नहीं है, ये भी अभी मैं आपको ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है सर। जनरल रिजर्व और रिजर्व और अनडिवाइडेड PL जो होते हैं वो सब हम लोगों ने सीख रखा, लेकिन मैं थोड़ा सा इस पर एक बार फिर से ओवरव्यू करके बता दूंगा कि हाँ ये चीज ऐसे होता है, यहाँ पर कैसे होगा। ठीक है, बाकी न्यू रेशियो हम निकालना सीख रहे हैं, अभी गेनी रेशियो निकालना जस्ट सीख रहे हैं। ओके, तो ये समस्याएं उत्पन्न होती हैं कब, जब कोई भी पार्टनर रिटायर होता है तब। चलो आ जाओ देखते हैं, पहले हम न्यू रेशियो निकालना सीख लें। हाँ भाई सीखते हैं। देखो मैंने एक सवाल लिख रखा आप लोग के लिए, क्या कह रहा है देखिएगा, सवाल एक बार पढ़िए। A, B और C 5:3:2 के अनुपात में साझेदार है। नया लाभ हानि अनुपात और लाभ प्राप्ति अनुपात ज्ञात कीजिए यदि कौन ये अवकाश ग्रहण करता है या B। दो कंडीशन लगाए, एक कंडीशन में A को अवकाश ग्रहण कराया जा रहा है, एक में B को। ठीक है, मैं A का सॉल्व कर दूंगा, B आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है, आ जाओ। चलो भाई देखते हैं क्या होता है भाई। सबसे पहले एक ट्रिक सीख लो, क्या है, जब ऐसा कंडीशन दिया रहे तो सबसे पहले न्यू रेशियो कैसे निकाला जाएगा। देखो न्यू रेशियो, हम ए के कंडीशन में देख रहे हैं भाई। ए के कंडीशन में क्या, पहले कंडीशन में ए अवकाश ग्रहण कर रहा है। देखो ए, बी एंड सी किस रेशियो में, 5:3:2, ये इनका पुराना अनुपात है। अब इसमें से कह रहा है कि ए रिटायर हो रहा है, तो ए को भाई यहां से कर दो क्रॉस, बचा कौन, बी और सी बचे हैं, और बी और सी का लाभ हानि अनुपात क्या हो जाएगा, नया लाभ अनुपात 3:2 हो जाएगा। है ना मजे की बात, कुछ नहीं करना पड़ा भाई, कुछ करना भी नहीं है। न्यू रेशियो जैसे निकालना सीखा था हम लोगों ने,
वो ऐसे निकलेगा। लेकिन इस कंडीशन में अगर ऐसे आएगा तो आप कुछ नहीं करेंगे भाई, जो रिटायर हो रहा है उसको वहाँ से इरेज कर दो, मिटा दो, ख़त्म कर दो, उसको ख़त्म कर दिया, एक को हटा दिया तो क्या बचा, तो नया अनुपात ये आ गया। अब इस कंडीशन में मेरे भाई आपको निकालना क्या है, निकालना ये है क्या, गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, लाभ प्राप्ति अनुपात इसे कहा जाता है। और गेनिंग रेशियो होता क्या है, देखो इसका फॉर्मूला देखो, सैक्रिफाइस रेशियो क्या था, ओल्ड माइनस न्यू, इसका क्या होगा, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ये इसका फॉर्मूला बनेगा भाई, आप इसको ध्यान रखिएगा। क्लियर, निकालें भाई, आ जाओ, नया अनुपात आपको मिल गया है। तो सबसे पहले हम गेनिंग रेशियो किसका निकालेंगे, जो बचा हुआ होगा उसी तो निकालेंगे भाई। कौन कौन है भाई, ये है आपका बी और सी, तो बी का देख लो, न्यू रेशियो कितना निकल गया, ये आया 3/, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, माइनस बीच में लगा वो माइनस लगाओ। ओल्ड अनुपात क्या था, ओल्ड देखो यहाँ पर है, ये देखो ओल्ड अनुपात है, किसका, बी का देखना, बी का कितना है 3 है ए बी, और सबको जोड़ेंगे कितना बन जाएगा, 5 3 8 1 10 बन जाएगा। क्लियर, सी का देख लो, सी का 2/5 है, माइनस 2/10 है, 2/10 है। सॉल्व कर ले भाई, आ जाओ, क्या कर लो, यहाँ पर 10 ले लो एलसीएम, अब 10 में 5 से डिवाइड कराओ, कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो ऊपर गुणा कर दो, कितने 6 आ जाएगा, 10 में 10 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, एक बार, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा आपका, 10 आ जाएगा, 3/10 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, सेम यहाँ पर भी ले लेंगे एलसीएम, ले लिया, 10 में 5 से डिवाइड कराएंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 4 हो जाएगा, यहाँ जाएगा तो कितना जाएगा, 2/10, कुल मिला जाएगा क्या आ गया आपका 3, 2 का क्या निकल गया, गेनिंग रेशियो निकल गया। क्या निकल गया भाई, गेनिंग रेशियो। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अब क्या करना है आपको, बी का देख लेना है, बी को यहाँ से हटा दो तो नया अनुपात क्या बन जाएगा, 5:2 बन जाएगा। बी को निकालो, बी अवकाश ग्रहण कर रहा है तो बी को यहाँ से हटा दो तो नया अनुपात 5:2 बन जाएगा, सेम लगा लोगे। अगर हम सी को अवकाश ग्रहण कर दे तो क्या करेंगे, सी को हटा देंगे तो 5:3 बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं समझ आया भाई, आप बताओ, है ना आसान, कुछ करना पड़ा नहीं, ओके। चलो आ जाओ, देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। लिखोगे, लिखो भाई। चले आगे, चलो चलिए सर एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक्स और वाई, एक्स वाई और जेड 4 3 2 के अनुपात में साझेदार है। अच्छा, एक्स अवकाश ग्रहण करता है, वाई और जेड 5 3 अनुपात में लाभ और हानियों को बांटते हैं, लाभ प्राप्ति अनुपात कहते हैं। क्यों ऐसा क्या हो गया भाई, यहाँ पर देखो मेरे भाई, यहाँ पर आपका न्यू रेशियो निकाल के दिया है, हमको न्यू रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है। न्यू रेशियो आपका निकाल के दिया है, कह रहा है कि यदि कौन जा रहा भाई, यदि एक्स चला जाता है तो वाई और जेड 5 3 के अनुपात में अपने लाभ और हानियों को बांटेंगे। तो हमारा काम आसान कर दिया, हमको न्यू रेशियो निकालना नहीं पड़ेगा। तो क्या निकालना, सबसे पहले गेनिंग रेशियो निकालना, निकाल लो गेनिंग रेशियो, निकल जाएगा ना भाई, हाँ सर निकल जाएगा। किसका निकालना, देखो वाई का निकालो सबसे पहले। फॉर्मूला क्या है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू कितना निकल गया है, देखो 5/8 माइनस ओल्ड कितना है, ये 3 है, कौन जा रहा है, एक्स जा रहा है ना, 3 क्या हो जाएगा, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 4 3 7 1 9 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो जेड का देख लो भाई, जेड का कितना है 3/8 माइनस 2/9,
सॉल्व हो जाएगा ना। एलसीएम क्या ले कि दोनों से कट जाए, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। अगर कुछ नहीं दिख रहा है तो क्या करेंगे, दोनों को इंटू करा देंगे। 9 72, 72 नीचे लिख लो, लिख लिया। अब क्या करेंगे, पहले 72 में इससे भाग कराएंगे, कितनी बार जाएगा, यही बार जाएगा, 9 बार जाएगा। अब 9 से, या ऐसा समझ में ना, दोनों को जब इंटू कराएंगे ना तो उल्टा तिर्यक मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से इसको गुणा कर दो, यहाँ से इसको गुणा कर दो, तब भी आंसर आ जाएगा। कैसे, देखो अगर आपने दोनों को मल्टीप्लाई करा के क्या कर दिया है, एलसीएम ले लिया है, तो इसका गुणा इसमें करा दो, इसका गुणा इसमें करा दो। देखो कैसे, 9 5 45, 8 3 24, ठीक है। अब यहाँ पर भी सेम 72 ले लेते हैं, 9 3 27 और 8 दूनी 16। 45 में से 24 गए, 45 में से 24 निकाल देंगे तो 21 आ जाएगा। कितना, 21 बाई 72। 27 में से 16 गए, 4 इधर और 7 उधर, 7 4 11, क्या हो जाएगा 11। तो रेशियो क्या बन जाएगा, 21 और 11 का सेक्रीफाइस ऐसे बन जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आया, ठीक है। क्या हुआ, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और देखो रेशियो के संबंध में और भी जो टॉपिक्स बचेंगे उसको हम प्रैक्टिस जब करेंगे, जब हमारा प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट होगा वहाँ पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बाकी आज कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, बाकी प्रैक्टिस और ज़्यादा प्रैक्टिस हम क्वेश्चन के माध्यम से कर लेंगे। क्लियर, आ जाओ भाई और टॉपिक शुरू करते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट जो बनेगा, यहाँ पर भी रीवैल्यूएशन बनेगा भाई। रीवैल्यूएशन को हम क्या बोलते हैं, या तो फिर पीएलए बोलते हैं, यही तो बोलते हैं ना, रीवैल्यूएशन अकाउंट बोलेंगे या फिर पीएलए अकाउंट बोलेंगे। यहां पर भी सेम वही है, संपत्तियों का घटना और दायित्वों का बढ़ना डेबिट। देख लो, एसेट्स का बढ़ना और लायबिलिटी, सॉरी एसेट का घटना और लायबिलिटी का बढ़ना, ये दोनों क्या होंगे, डेबिट होंगे। एसेट्स का बढ़ना और लायबिलिटी का घटना क्या होगा, ये क्रेडिट होगा। एक तो हम लोगों ने सीखा था रीवैल्यूएशन अकाउंट में, बिल्कुल यही यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट लागू होने वाला, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लागू होने वाला रीवैल्यूएशन अकाउंट में, ठीक है। आ जाओ अगला पॉइंट देखें। देखो भाई इंपॉर्टेंट यहाँ पर है रिटायरिंग पार्टनर जो है, रिटायरिंग जो पार्टनर है उसका कैपिटल अकाउंट इंपॉर्टेंट है। कैपिटल अकाउंट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल होता है, लोगों को समझ में नहीं आता कि डेबिट होगा कि क्रेडिट क्या होगा। ये मैं डेबिट मानता हूं और मैं ये क्या मान लिया, क्रेडिट मान लिया, बस यही देखना है। डेबिट क्रेडिट मानना भाई, पूरा सवाल नहीं लगाने वाले हम। सवाल क्या करेंगे, बीकॉम थोड़ी चल रहा है, 11th 12th थोड़ी ना है कि हमको पूरा सवाल पूछेगा, नहीं पूछेगा कि डेबिट में ये क्या होगा, क्रेडिट में क्या होगा। जैसे मैंने बोल दिया कि यदि फिक्टिशियस एसेट आया तो कैपिटल अकाउंट के कहाँ पर दिखाया जाएगा, मैटर फंसेगा ना। सीधा सीधा पूछेगा कृत्रिम संपत्तियों को कहाँ पर दिखाएंगे, अवकाश की कंडीशन में कृत्रिम संपत्तियों को कहाँ पर दिखाएंगे, मैटर फंस गया, बिल्कुल फंस जाएगा। नहीं फंसेगा भाई, मैं बता रहा हूँ ना। आ जाओ, डेबिट में क्या जाएगा, सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है क्रेडिट वाला, रिटायरिंग पार्टनर का क्रेडिट। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे जो बाई होता है, बाई टू का प्रयोग नहीं कर रहे हम, सिखा रहे हैं केवल, ठीक है। क्या जाएगा यहाँ पर, पीएलए या फिर रीवैल्यूएशन का जो आपका निकल के आया है बैलेंस, वो यहाँ पर दिखाया जाएगा। पीएलए या फिर रीवैल्यूएशन का जो बैलेंस डेबिट में निकल के आया है, यहाँ पर क्रेडिट में सबसे पहले दिखाएंगे और कुछ नहीं दिखाया जाएगा। बात समझें, सबसे पहला काम वही करेंगे जो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना भाई, उसका डेबिट वाला बैलेंस अगर है तो कहाँ दिखा देंगे, क्रेडिट में। अगर वहाँ पर क्रेडिट बैलेंस है तो कहाँ दिखा देंगे, यहाँ पर पीएलए या फिर रीवैल्यूएशन, जो आपने नाम रखा होगा। क्लियर, ये हो गया। अब शुरू होता है इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर लिखा जाएगा, देखो लिखा जाएगा आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग
या फिर क्या लिख लें, या फिर हम लिख लें एरियर। क्या क्या बकाया है जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको यहाँ पर क्रेडिट साइड में दिखाया जाए। क्या क्या बकाया हो सकता है, सैलरी बकाया हो सकता है, हाँ सर हो सकता है। दूसरा क्या बकाया हो सकता है भाई, दूसरा बकाया हो सकता है कमीशन, उसने कोई एक्स्ट्रा काम किया होगा, कमीशन आपने दिया नहीं होगा तो यहाँ पर दूसरा बकाया हो सकता है। तीसरा बकाया क्या हो सकता है मेरे भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये बकाया हो सकता है। यदि बकाया है तो उसको क्रेडिट साइड में दिखाकर खत्म करेंगे, ठीक है, ओके। आ जाओ, और क्या जाएगा, ये हो गया, ये हो गया, और क्या जाएगा, जाएगा मेरे भाई, जाएगा रिजर्व जितने होंगे, जितना जनरल रिजर्व बना होगा, जितने रिजर्व फंड बने होंगे, और जो अनडिवाइडेड क्या पीएल होगा उसको भी यहीं पर दिखाएंगे। ये कहाँ होगा, बैलेंस शीट के दायित्व साइड में ये मिलेगा, बैलेंस शीट के दायित्व साइड में आपको ये मिलेगा। रिजर्व लिखा गया होगा, या फिर जनरल रिजर्व लिखा गया होगा, या फिर रिजर्व फंड करके लिखा गया होगा, या फिर अवितरित या अनडिवाइडेड प्रॉफिट एंड लॉस लिखा मिलेगा आपको। क्लियर, अच्छा, यहीं पर दिखा दे मेरे भाई जेएलपी, क्या जेएलपी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पॉइंट है, इसको नोट डाउन करके स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि ये जो होता है ना क्लिक करने वाला आपके एग्जाम में पॉइंट होता है, ये सीधा सा फंडा है, पूछ लेगा जेएलपी कहाँ पर दिखाया जाता है, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और कौन सी वैल्यू दिखाई जाती है मेरे भाई, सरेंडर वैल्यू दिखाई जाती है, सरेंडर वैल्यू दिखाई जाती है, ना कि उसका जो आपने एलआईसी का जो मेन वैल्यू है वो वैल्यू नहीं दिखाई जाएगी, सरेंडर वैल्यू। सरेंडर वैल्यू क्या होती है, जब पार्टनर जाएगा उस कंडीशन में, जब आप संयुक्त जीवन बीमा को तुड़वाएंगे उस कंडीशन में जो मैच्योरिटी मिलेगी, पैसा मिलेगा, वही सरेंडर वैल्यू होता है। क्लियर, सरेंडर वैल्यू हो गया। और क्या हो सकता है मेरे भाई जी, बिल्कुल यहाँ पर क्या आएगा, गुडविल देख लो, गुडविल भी यहीं पर दिखाया जाता है। गुडविल को दे दो उसको भाई, क्या कर दो, गुडविल को उसको निकाल के दे दो, तो यहाँ पर गुडविल को भी दिखाया जाएगा। क्लियर, उम्मीद है कि आपको क्लियर हुआ होगा। हाँ सर बिल्कुल क्लियर हुआ। एक चीज और भाई इंपॉर्टेंट है, आ जाओ मैं आपको बता देता हूं क्या है वो। यहां लिखता हूं मैं, एस्टिमेटेड प्रॉफिट। एस्टिमेटेड प्रॉफिट क्या होता है, यह वह प्रॉफिट होता है मेरे भाई जब जो पार्टनर रिटायर होता है जिस डेट को, उसके पिछले वाले फाइनेंशियल डेट को जो बैलेंस शीट तैयार किया गया होगा, वहां से लेकर जब वो रिटायरमेंट हो रहा है उस दौरान एक अनुमानित लाभ निकाला जाता है कि इस पीरियड में, इतने समय में, इतने अवधि में इतना लाभ होने वाला है, उसमें से रिटायरिंग पार्टनर का कितना हिस्सा होगा वो बांटकर यहां पर दिखाया जाता है। क्लियर, ओके। तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट क्या होता है कि एक अनुमानित लाभ होता है जो पिछले बैलेंस शीट के डेट से लेकर जब पार्टनर रिटायर होता है उस डेट तक जो समय होता है, उस समय में जो लाभ निकल के आता है वो क्या होता है, एस्टिमेटेड। उसमें उसका हिस्सा क्या बनेगा, सेम इसमें भी होगा। estimated losses, ओके, एस्टिमेटेड लॉसेस। डेबिट में क्या जाएगा, जाएगा यहां पर ड्राइंग, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग,
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और क्या जाएगा, और मेरे भाई अगर से पीएल दिया गया है कहाँ पर, बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिया गया है, फिक्टिशियस एसेट कहीं नहीं लिखा गया, नहीं लिखा गया है, कहाँ पर, पीएल अकाउंट के बैलेंस शीट में कहाँ पर, एसेट साइड में पीएल लिखा हुआ है तो यहाँ पर दिखाया जाएगा। और क्या जाओ, फिक्टिशियस एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट यहाँ पर दिखाया जाएगा। इसको नोट डाउन जरूर कर लेना भाई। ये डेबिट वाला पोर्शन और क्रेडिट वाला पोर्शन बार बार पूछता है, ठीक है। जनरल रिजर्व कहाँ दिखाया जाएगा, ये वाला पोर्शन देखो, एक बार ये इंपॉर्टेंट लगा हुआ है, एक बार ये देख लो, रिजर्व वाले जो पोर्शन है वो यहाँ पर दिखाए जाते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। नोट डाउन करो भाई फटाफट, चलो आगे चलते हैं। नहीं दिख रहा क्या? हो गया, चलो आ जाओ। जेएलपी का थोड़ा सा ट्रीटमेंट देखते हैं। मैंने बताया ना, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, कौन सा, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, संयुक्त जीवन बीमा, संयुक्त जीवन बीमा। ये क्या होता है कि सभी साझेदारों के नाम से एक संयुक्त रूप से बीमा लिया जाता है, और ये जो होता है संयुक्त जीवन बीमा, ये एक आवश्यकता पड़ने पर इसको निकाला जाता है। यदि कोई कंपनी में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है जो एक ही बार में उसको निर्वहन ना किया जा सकता हो, तो उस कंडीशन में ये रखा जाता है कि हाँ इसका ऑप्शन बचता है। लेकिन इसको पहले भी क्या कर सकते हैं, हम निकलवा सकते हैं। कब, जब पार्टनर जाएगा तो क्या करते हैं, पार्टनर जब जा रहा होता तो इसको हम पहले से इसको तोड़वा देते हैं कि भैया जो जा रहा है भैया इसमें आप अपना भी हिस्सा लेते हुए जाइए, नहीं तो आप कहोगे कि आप हमको जो संयुक्त रूप से कराया गया था बीमा उसमें आपने हमको हिस्सा नहीं दिया। इसलिए इसको पहले ही बीच मैच्योरिटी पीरियड से पहले ही इसको सरेंडर करवा दिया जाता है कि अब लो, इसमें आप भी हिस्सा ले लो। जो अमाउंट रिसीव होगा उससे क्या बोलते हैं, सरेंडर वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलेंगे, सरेंडर वैल्यू बोलेंगे। और जो अकाउंटिंग में प्रविष्टि होगी वो इसी वैल्यू पर होती है, सरेंडर वैल्यू पर ही। सपोज 2 लाख रुपए का जेएलपी था, आप मैच्योरिटी पीरियड से पहले इसको क्या कर रहे हैं, सरेंडर करवा रहे हैं, तो आपको मिला कितना, 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए का लॉस हुआ, बाकी 1 लाख रुपए आपका कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में सभी पार्टनर में और लाभ हानि अनुपात में। कौन से अनुपात में, लाभ हानि अनुपात में। भाई यही क्वेश्चन पूछता है कि जेएलपी का अमाउंट दिखाया कहाँ जाता है, क्रेडिट पक्ष में, और किस रेशियो में, तो लाभ हानि अनुपात में दिखाया जाता है। जो पहले से उन लोग का लाभ हानि बना हुआ था उसी लाभ हानि अनुपात में उसको दिखाया जाएगा, ना कि जो नया अनुपात निकल के आया है वो वाला नहीं मेरे भाई, ठीक है। तो इसका कंडीशन आपको समझ में आ गया, सरेंडर वैल्यू पे दिखाया जाएगा, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा, और किस रेशियो में दिखाया जाएगा, पीएसआर में दिखाया जाएगा। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। आ जाओ, एक और टॉपिक बच रहा है, फिक्टिशियस। कृत्रिम संपत्ति से बोलते हैं, जिसमें क्या आएगा, आपका एडवर्टीजमेंट आएगा, एडवर्टीजमेंट आएगा, और क्या आएगा, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस आएगा, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस आएगा।
इसका भी उपाय करना पड़ेगा, यस, इसका भी उपाय करना है। ऑल पार्टनर इन PSR कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में क्या है, में वो चाहे रिटायरिंग पार्टनर हो चाहे रिमेनिंग पार्टनर हो, सभी साझेदार जो होंगे उसमें इस एसेट्स को बांट दिया जाएगा। और बांटेंगे तो कहाँ दिखाया जाएगा, कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। डेबिट में इसलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि डेबिट में ये क्या होता है, एक्चुअली में एक्सपेंस होता है, ये साझेदारों से लिया जाएगा पैसा, इतना उनके कैपिटल में से इतना माइनस हो जाएगा, इसीलिए इसको कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाए जाते हैं। कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में जितना अमाउंट दिखाया जाता है वो पार्टनर के कैपिटल में से माइनस होता है, ठीक है, और क्रेडिट में जो दिखाया जाता है वो प्लस होता चला जाता है। कहां पर, कैपिटल अकाउंट के कहां पर, डेबिट साइड में। हाँ भाई, डेबिट साइड में कौन से पार्टनर में, सभी पार्टनर में, सभी पार्टनर में। अच्छा, रेशियो क्या होगा, रेशियो होगा मेरे भाई PSR। PSR का मतलब जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले से था। एंट्रीज की आ जाओ, इसकी एंट्री देख लेते हैं भाई। कुछ लोग कह रहे हैं सर इसकी एंट्री क्या होगी, देखो इसकी एंट्री होगी रिमेनिंग पार्टनर, कैपिटल अकाउंट, डेबिट, रिटायरिंग पार्टनर, कैपिटल अकाउंट, डेबिट टू फिक्टिशियस एसेट्स हो गए, ये इसकी एंट्री होगी। तो एंट्री भी देख लो भाई, ठीक है। तो ये दोनों डेबिट में है तो डेबिट में चले आएंगे, टू फिक्टिशियस ऐसे लिख देंगे और जितने भी पार्टनर होंगे सब में दिखा दिया जाएगा। उम्मीद है कि आपको रिटायरमेंट का जितना टॉपिक था उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। रिटायरमेंट में इससे ज़्यादा आपको कुछ पूछने वाला नहीं है, ठीक है। कि और कुछ पूछेगा भाई, अभी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है लेकिन वो लॉन्ग टर्म वाला है, बहुत लंबा टॉपिक है, वो आपके एग्जाम में नहीं पूछता है, वो आपके एग्जाम में आज तक कभी नहीं पूछा है ना पूछेगा। इतना मैं बता रहा हूं आपको, आज तक कभी कोई एग्जाम में, अकाउंटेंट के एग्जाम में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ना क्वेश्चन आया है ना आएगा। क्यों? क्योंकि वो लॉन्ग है और लॉन्ग वाली चीजें भाई 2 घंटे के टाइम में कितना लंबा आपको सवाल देगा, कितना लंबा टॉपिक का सवाल देगा, उसको सॉल्व करने में कम से कम 5 से 10 मिनट निकल जाते हैं। तो वहाँ से क्वेश्चन नहीं निकल के आएंगे। ये आपके एडमिशन से क्वेश्चन जितने होने वाले थे मैंने आपको करा दिया। अब इसका जो क्वेश्चन कैसे बनेगा वो हम प्रैक्टिस सेशन में देखेंगे, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।